स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके लिए उपस्थित हूँ सीटेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जो हिंदी पेडागॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वो है आज आपका लर्निंग। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने कई टॉपिक मैं हिंदी पेडागॉजी के ले चुकी हूँ। यदि आप वीडियोस को देखना चाहते हैं और चीज़ों को बेसिक से समझना चाहते हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो देखते हैं, आज आपका टॉपिक है हिंदी पेडागॉजी में अधिगम। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने सीडीपी के बहुत से क्वेश्चन कराए हुए हैं और हिंदी पेडागॉजी के भी बहुत से क्वेश्चन कराए हुए हैं, और उसमें जो है मैंने एक वीडियो में 10 क्वेश्चन लिए हैं और उसमें व्याकरण और हिंदी पेडागॉजी दोनों मिक्स है। यदि आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करें और बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगी, और अपने मार्क्स भी बताएं कि आपने 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। फ्रेंड्स, आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे और आपकी हेल्प करके मुझे भी कुछ अच्छा फील हो कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का क्लास है आपका जो वो है अधिगम, ठीक है, जिसके बारे में यदि आपने सीडीपी की क्लास देखी होगी तो मैंने बहुत ही बेसिक सी चीज़ों को समझाया है और उनकी इंग्लिश को भी बताया हुआ है, ताकि आप उसको बहुत ही आसानी से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, आप अधिगम को कहते हैं क्या? लर्निंग, ठीक है। अधिगम मीन्स होता है सीखना, ठीक है। अधिगम मीन्स होता क्या है? सीखना होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, सीखना। जब किसी नई चीज़ को हम सीख लेते हैं, अपने वातावरण में उसको ढाल लेते हैं, या किसी चीज़ के किसी भी वातावरण के अनुकूल हम हो जाते हैं, तो वो हम अधिगम कर लेते हैं या उसके बारे में हम सीख लेते हैं। तो जब हम कोई नई चीज़ सीख लेते हैं और उसे ढाल लेते हैं अपने रियल लाइफ में, निजी जीवन में, तो वो आपका हो जाता है अधिगम। आई होप आपको बात क्लियर होगी। यदि आपको अधिगम से प्रॉब्लम होती है कि मतलब अधिगम जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं आपको इरिटेटिंग लगता होगा इस बात का कि मतलब समझ में नहीं आता है ना, तो आप इसकी इंग्लिश देख लीजिए। इसकी इंग्लिश है लर्निंग, जिसको आप अगर देखेंगे, लर्निंग, लर्न मतलब याद करने से मतलब है, लेकिन यहाँ जो है हिंदी पेडागॉजी हो या शिक्षा मनोविज्ञान हो या सीडीपी हो, कोई भी हो, उसमें लर्निंग मतलब याद करना, रटना सही नहीं होता है। तो इसमें अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। बच्चा रट के कुछ भी याद नहीं कर पाता है, वो चीज़ों को सीखता है। कोई भी अपनी निजी लाइफ में किसी चीज़ को रटता नहीं है, उसे सीखता है, ठीक है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियोस को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि अधिगम क्या है। अधिगम क्या है ये समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो है मैंने बहुत से जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक हुए हैं आपके, सबके अलग अलग जो अधिगम की परिभाषाएं हैं, जिसको सीडीपी में मैंने बहुत क्लियर से समझाया हुआ है किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी हुई है। आप उस वीडियोस को ज़रूर देखें। एक बार चैनल पे आप विजिट करेंगे तो आपको वो वीडियो ज़रूर मिल जाएगी और आपको वीडियोस पसंद भी आएंगी, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को बहुत ही बेसिक से बताया हुआ है। तो देखते हैं अधिगम क्या है। अधिगम क्या है? अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में हुआ अस्थायी और वांछनीय परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ठीक है। अब ये सारे जो परिभाषाएं हैं, ये किन मनोवैज्ञानिकों ने दी है, ये सीडीपी में आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें हिंदी पेडागॉजी में जितना ही टॉपिक है उतना ही पढ़ाया जाए, क्योंकि सीडीपी में इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो देखिए, अनुभव के फलस्वरूप, जैसे हमने कोई चीज़ सीखा तो उसे हमें अनुभव मिलेगा, और अनुभव मिलते ही या कुछ चीज़ सीखते ही हमारे व्यवहार में क्या हो जाता है? अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसे स्वर या व्यंजन नहीं पता, लेकिन हम बच्चे को स्वर बता देते हैं तो उसमें एक अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। और वांछनीय इसलिए कह रहे हैं कि वांछनीय उसे कहते हैं जब हम कोई चीज़ अपने मन से सीखते हैं, उसे ज़बरदस्ती नहीं सिखाई जाती। जैसे बच्चे का मन होता है कि वो स्वर सीखेगा, बच्चे का मन होता है कि वो टेबल याद करेगा, ठीक है,
तो वांछनीय परिवर्तन मतलब हमारा मन होता है कि हम उस चीज़ को सीखें। तो अनुभव के द्वारा, अनुभव के बाद हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? आपका अधिगम कहलाता है। ठीक है, अस्थायी परिवर्तन जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? अधिगम होता है। ये बात क्लियर होगी। और भी हम परिभाषाओं को देख लेंगे ताकि अधिगम क्लियर हो जाए। देखिए, अधिगम क्या है? प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे प्रशिक्षण मतलब हमें जैसे मान लीजिए कार ड्राइविंग नहीं आती, तो हम जहाँ ड्राइविंग की स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट में हम अपना क्या करते हैं? पहले एडमिशन करवाते हैं। ठीक है, ताकि हम कार ड्राइविंग को सीख सकें। तो किसी भी चीज़ को जैसे हम विद्यालय में जाते हैं तो प्रशिक्षण होता है ना, कैसे बुक को कैसे पढ़ा जाता है, चीज़ों को उच्चारित कैसे किया जाता है, और मैनर क्या होते हैं, बोलने के तरीके क्या होते हैं, किस तरह से बड़ों से बात करी जाती है, और उससे भी ज़्यादा प्रशिक्षण दिया जाता है। तो प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ परिवर्तन मतलब कुछ बदलाव होगा तभी क्या होगा? अधिगम होगा। जैसे आपको हम सिखाएं कि स्वर क्या है, एक बच्चे को हमने सिखाया कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, हमने सिखाया तो पूरा, लेकिन बच्चे ने कुछ नहीं सीखा, तो क्या वो अधिगम हुआ? नहीं। अधिगम तभी होगा जब बच्चा प्रशिक्षण ले रहा है या चीज़ों को सीख रहा है और उसको आ भी जा रहा है वो पूरी तरीके से। नहीं पूरी तरीके से तो कुछ तो बच्चा पकड़ पा रहा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा उसका अधिगम। और आगे देखते हैं, अधिगम सरल प्रक्रिया ना होकर एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, जो हाईलाइट वर्ड्स है मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप उन चीज़ों को देखें। ठीक है, ये है आपकी अधिगम सरल प्रक्रिया ना होकर जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप हमारे व्यक्तित्व का न केवल बौद्धिक पक्ष प्रभावित होता है अपितु शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और शारीरिक पक्ष भी क्या होता है? प्रभावित होता है। समझे? जैसे हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो किसी भी नई चीज़ को सीखना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, पहले वो क्या सीखता है? पहले वो सीखता है कि जैसे वो जन्म लेता है तो वो सीखता है कि इस वातावरण में कैसे ढलते हैं। ठीक है ना, जैसे एक छोटा बच्चा ही है, उसको पहली बार स्कूल भेजा गया, तो पहली बार बच्चा स्कूल जाएगा तो वो ढलेगा, कि स्कूल के व्यवहार में ढलेगा, स्कूल के वातावरण में ढलेगा, स्कूल के लोगों को समझेगा, बच्चों को समझेगा, टीचर को समझेगा ना। तो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह का वातावरण को समझने में जटिल प्रक्रिया है। तो अधिगम सीखना वो सरल प्रक्रिया नहीं है, वो कहीं ना कहीं क्या है? जटिल प्रक्रिया है। जिसके फलस्वरूप हमारे व्यक्तित्व का न केवल बौद्धिक पक्ष प्रभावित होता है। ऐसा नहीं कि हम कोई चीज़ सीखते हैं तो सिर्फ हमारी उससे बुद्धि ही बढ़ती है, नहीं, उससे हमारा शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, संवेगात्मक और सामाजिक पक्ष भी क्या होता है? प्रभावित होता है। जैसे एक बच्चा यदि स्कूल जाता है तो उसमें शारीरिक विकास भी होंगी। क्यों? क्योंकि बच्चे को स्पोर्ट्स में भी उतनी ही वरीयता दी जाती है जितना कि किताबी ज्ञान में दिया जाता है। और बच्चा जब किसी चीज़ को, जैसे विद्यालय में बच्चा जाता है तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं जाती, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं जिसमें बच्चे को ज़्यादा सोचना पड़ता है। जैसे मैथ हुआ या कोई क्विज़ हमने दे दी बच्चे को हल करने के लिए ना, कोई गेम हो गया जिसको कुछ अलग तरीके से खेल के उसको सॉल्व करना है, तो वो जब तर्क करेगा बच्चा तो उसकी मानसिक शक्ति क्या होगी? वो भी प्रभावित होगी। और बच्चा अपने संवेगों पे नियंत्रित कर पाता है, कि जैसे बच्चों को ये पता होता है कि कहाँ पे हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है या किस तरह से रहना है, कि टीचर से किस तरह से बात करनी है, बच्चों से किस तरह से बात करनी है, कहाँ हमें गुस्से में बात करनी है, कहाँ हमें अच्छे से वेल मैनर्ड होकर बात करनी है। तो ये संवेगात्मक पक्ष भी, और सामाजिक पक्ष तो बिल्कुल ही, क्योंकि जो सबसे लघु समाज होता है परिवार के बाद बच्चे का, वो होता है आपका स्कूल, तो सामाजिक पक्ष प्रभावित होता ही है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। अब देखते हैं अधिगम का लास्ट और आखिरी जो परिभाषा है, इसमें है कि अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्ति के जीवन में अस्थायी परिवर्तन आ जाता है। तो बिल्कुल भी जब हम कोई चीज़ सीखेंगे तो वो हमें क्या हो जाएगा? अस्थायी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, वो कैसा परिवर्तन हो जाएगा? अस्थायी परिवर्तन हो जाएगा। इस चीज़ को हमने पहले यहाँ पे
देखा हुआ है। ठीक है, कि जब कोई चीज़ हम सीखते हैं और उससे हमें अस्थायी और वांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो वही अधिगम है। जैसे बच्चे को स्वर सिखा दिया गया तो बच्चा स्वर नहीं भूले ना, तो वो अस्थायी परिवर्तन हो गया। जैसे बच्चा जन्म लिया है तो वो वातावरण में ढल गया तो वो अस्थायी परिवर्तन हो गया, वो बदलेगा नहीं। आई होप फ्रेंड्स मेरी बात क्लियर होगी। चलते हैं आगे, देखते हैं। अधिगम की बात हुई, वहाँ हमने अधिगम या लर्निंग या सीखते कैसे हैं चीज़ों को, वो परिभाषाएं हमने देखी। अब भाषा अधिगम को समझते हैं, किसी भाषा को सीखने में क्या भूमिका है चीज़ों की। ठीक है, जैसे भाषा को सीखने में क्या भूमिका है, इसको आप लैंग्वेज लर्निंग कहेंगे। ठीक है, आप इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग। तो भाषा अधिगम या भाषा को कैसे सीखते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह आपका भाषा अर्जन में अधिगम प्रक्रिया का विशेष महत्व होता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों अलग अलग चीज़ है। भाषा हम जब देखिए, जब कोई नया चीज़, जैसे मान लीजिए हम भाषा अर्जन पहले समझ लेते हैं और भाषा अधिगम भी समझ लेते हैं, ताकि चीज़ें क्या हो जाए, वो क्लियर हो जाए। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो पहले हम समझते हैं भाषा अधिगम। भाषा अधिगम में है कि किसी भी नई भाषा को सीखना। जैसे बच्चा अपनी खुद की भाषा सीख रहा है तो किस तरह से सीख रहा है, और नई भाषा सीख रहा है तो किस तरह से सीख रहा है। जब हम नई भाषा सीखते हैं तो भाषा अधिगम करते हैं, मतलब उसके व्याकरण नियमों को समझते हैं। जैसे हमें इंग्लिश भाषा सीखनी है, अंग्रेजी भाषा सीखनी है, तो क्या करना है, हमें व्याकरण के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ना। ठीक है, कोई अदर जो लैंग्वेज सीखनी है तो उसमें भी कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे जिसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जब भाषा अर्जन की बात होती है, भाषा अर्जन, ठीक है, इसकी इंग्लिश में फ्रेंड्स बता चुकी हूँ, आपने CDP की क्लास देखी होगी तो, लेकिन फिर भी देख लीजिए। भाषा अर्जन मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, एक्विजिशन। ठीक है, एक्विजिशन, लर्निंग एक्विजिशन, भाषा अर्जन, जिसका इंग्लिश वर्ड होता है। आप इसको ज़रूर देखिएगा ताकि आप जब भी कन्फ्यूजन में हो तो इंग्लिश वर्ड से चीज़ों को समझ सकें। भाषा अर्जन में अधिगम प्रक्रिया का विशेष महत्व होता है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने वातावरण में रहता है, फिर वहाँ से वो सीखता है भाषा अर्जन। जैसे मातृभाषा सीखने के लिए क्या हमें किसी रूल की ज़रूरत होती है, क्या हम व्याकरण के रूल को फॉलो करते हैं? नहीं, हम तो अपने परिवार को, अपने वातावरण को देखकर भाषा को क्या कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, भाषा को सीख लेते हैं। ठीक है, तो भाषा अधिगम कई प्रकार से, 2 प्रकार से हो सकता है। एक व्याकरण के नियम के द्वारा सीखेंगे और एक भाषा अर्जन होगा जो हम अपने वातावरण और अपने परिवार के, अपने आस पड़ोस से सीखते हैं। ठीक है, तो अंतर समझ में आया होगा। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। तो जैसे हमें कोई नई भाषा सीखनी है तो हम, जैसे मान लीजिए हमें तमिल सीखना है तो हम कर्नाटक की तरफ चले जाएंगे और वो माहौल ही हमारी तरफ वो हो जाएगा कि हमें वो भाषा ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसमें, उस वातावरण में हम कहीं न कहीं घुल मिल जाएंगे, उस वातावरण को अपने अनुकूल कर लेंगे, तो वहाँ की भाषा क्या हो जाएगी, आसानी से हमें अर्जित हो जाएगी। ठीक है, तो भाषा अर्जन वो है जहाँ पे रूल नियम फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। और एक भाषा अधिगम होती है, एक नई भाषा अधिगम, जैसे किसी नई भाषा को सीखना है तो उसमें व्याकरण और नियम को फॉलो करते हैं। तो देखिए, विद्यालय में प्रवेश लेने से बालक की विधिवत शिक्षा प्रारंभ हो जाती है और वह भाषा सीखने सिखाने के आधारभूत सिद्धांतों को प्रयोगों में काम में लाने लगता है ना। जैसे बच्चा जाता है तो पहले अपने मातृभाषा बोलता है। हाँ, स्कूल में भी मातृभाषा बोली जाती है, सही है, लेकिन वहाँ 2 लैंग्वेज भी होती है। एक उसकी मदर टंग होती है, एक सेकंड लैंग्वेज होती है, जिसे आप खड़ी बोली या इंग्लिश कहते हैं ना, क्योंकि हमारी बोलियाँ बहुत है, अलग अलग हैं, सभी क्षेत्र की अलग अलग बोलियाँ हैं। तो कहीं न कहीं भाषा अधिगम और भाषा अर्जन ये दोनों हमारे साथ चलते हैं। आई होप इन दोनों में अंतर आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं भाषा की अधिगम की युक्तियाँ, मतलब भाषा अधिगम हम किन किन प्रकार से कर सकते हैं, किन किन प्रकार से भाषा को हम सीख सकते हैं।
देखिए पहला आपका जो हो जाएगा, पहला हम इसके बारे में बात करेंगे अभ्यनुकूलन। ठीक है, अभ्यनुकूलन, इसके बारे में जो भी बात करती है इन सब के बारे में मैं उन मनोवैज्ञानिकों के नाम भी बताऊंगी। जैसे अभ्यनुकूलन कहने का मतलब ये हो गया आपका, अभ्यनुकूलन फ्रेंड्स ये हो गया कि जैसे एक उत्तेजना होती है ना, एक संवेग से हम जोड़ के इसको देखते हैं। संवेग आपने पढ़ा होगा ज़रूर फ्रेंड्स, यदि आपने नहीं संवेग बेसिक से पढ़ा है तो चैनल को विजिट करें। मैंने सीडीपी में संवेग और मूल प्रवृत्तियां, मैकडोगल की मूल प्रवृत्तियों को पूरा डिटेल में बताया हुआ है, आप उन्हें ज़रूर देखें। तो अभ्यनुकूलन क्या है कि एक उत्तेजना होती है किसी चीज़ को बच्चे को सीखने में। जैसे एक उत्तेजना की बात हम यदि करें, उत्तेजना की बात एक्साइटमेंट की, ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा है ना, उसको भूख लगती है तो वो अपनी बातों को किसी न किसी तरीके से बताता है, जैसे इशारे में बताना या रोकर बताना कि उसे भूख लगी है। ठीक है, या यदि बच्चा थोड़ा मोड़ा बोल सकता है तो कुछ इशारे में बोलना इस तरह से कि परिवार को समझ में आ जाए कि बच्चों को क्या है, भूख लगी है। तो आप अभ्यनुकूलन को सिर्फ जोड़िए फ्रेंड्स, ऐसा कि अभ्यनुकूलन को सिर्फ आप उत्तेजना से जोड़िए। ठीक है, आप सिर्फ उत्तेजना से जोड़िए, क्योंकि इन दोनों से रिलेट करके क्वेश्चन बहुत पूछता है। अभ्यनुकूलन और उत्तेजना से रिलेट करके क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो आप ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा। अनुकरण तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। हम जब जन्म लेते हैं या बच्चा जब जन्म लेता है और बुढ़ापे तक हम अनुकरण करके ही चीज़ों को कहीं न कहीं सीखते हैं। जैसे हमें टीचर बनना है तो हमें कहीं न कहीं तो ये लगा होगा कि हमें किसकी तरह टीचर बनना है ना, और यदि हमें प्लेयर बनना है तो किसकी तरह प्लेयर बनना है। तो हम किसी को देख के ही, अनुकरण करके ही, बच्चा किसी को देखकर अनुकरण करके ही उसके जैसे बनने की कोशिश करता है। और इनके बारे में फ्रेंड्स, जैसे आपके हम अनुकरण की बात करते हैं, वो आपके जो हैं स्किनर साहब हैं, वो अनुकरण और पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। तो अनुकरण मतलब किसी को देखकर उसके जैसा काम करना। अनुकरण मतलब किसी को देखकर उसके जैसा ही काम करना। जैसे एक बच्चा है छोटा, आप उसे कहेंगे कि बेटा पेंसिल इस तरह से पकड़िए, तो आपका अनुकरण करके, आपका देख देख के बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख लेता है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी फ्रेंड्स। देखते हैं प्रयत्न एवं त्रुटि। तो ये थॉर्नडाइक साहब के नियम से बहुत ही ज़्यादा मिलता है। अगर मैं कहूँ तो प्रयत्न और त्रुटि का जो सिद्धांत दिया है वो थॉर्नडाइक साहब ने ही दिया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि बच्चा जब कोई चीज़ सीखता है तो उसमें बच्चे में अभ्यास होता है कि वो कोई चीज़ करता है, किसी भी काम को करता है तो उसमें गलतियां होती है, फिर से दोबारा उसी काम को करता है। तो इस तरह बच्चा उस चीज़ को अस्थायी तरीके से सीख पाता है। ठीक है, प्रयत्न और त्रुटि मुझे नहीं लगता इसको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सीडीपी में आपने पूरी तरह से अच्छे तरीके से पढ़ा होगा थॉर्नडाइक साहब के सिद्धांतों के बारे में। यदि आप उनके बारे में डिटेल वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके विजिट करिए। आपको सीडीपी में थॉर्नडाइक साहब से रिलेटेड बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से चीज़ों को समझाया हुआ है। देखिए, अब आपका हो गया अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि मतलब सूझ का सिद्धांत, आपके पावलोव साहब ने दिया हुआ है सूझ का सिद्धांत। ठीक है, सूझ का सिद्धांत दिया है कि जैसे बच्चा कभी न कभी जब बच्चा स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है, तो पहले ये होता था कि कुछ मनोवैज्ञानिक कहते थे कि बच्चा एक कोरी स्लेट है, हम जैसे चाहें वैसे बच्चे को बना सकते हैं ना। और ये कहावत भी आपने सुनी होगी कि एक बच्चा जो होता है वो मिट्टी के समान होता है, एक कुम्हार होता है, एक टीचर उसको जैसे चाहे वैसे ढाल सकता है, उसे जैसे चाहे वैसे बना सकता है। तो फ्रेंड्स, अंतर्दृष्टि को, इन चीज़ों को अब मनोवैज्ञानिकों ने गलत माना है। अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा अंतर्दृष्टि करता है। कहने का मतलब जब बच्चा विद्यालय में आता है तो अपने पर्यावरण से बहुत कुछ सीख के आता है। ठीक है, और जब बच्चा विद्यालय में आता है
तो यहाँ के चीज़ों को, विद्यालय की चीज़ों को और अपने आस पड़ोस की चीज़ों को कनेक्ट करके चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई अंतर्दृष्टि। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे। भाषा अधिगम संबंधी नियम, तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये दोनों ही आपके थॉर्नडाइक साहब के नियम हैं। थॉर्नडाइक साहब के नियम है। ठीक है, ये दोनों थॉर्नडाइक साहब के नियम है। उन्होंने ये कहा है कि एक बच्चा जो होता है वो किसी भी भाषा को यदि सीखता है, किसी भी काम को यदि सीखता है, तो उसमें तत्परता होती है कि बच्चा वो चीज़ को करना चाहता है, वह दिल से उस चीज़ को करना चाहता है। जैसे आप ही हैं, आपको यदि मैथ पढ़ना नहीं पसंद है या इंग्लिश पढ़ना या कोई भी ऐसे सब्जेक्ट हो जो पढ़ना नहीं पसंद है, और आपको ज़बरदस्ती, मान लीजिए आपको ड्राइंग करना नहीं पसंद है, ठीक है, और आपको ज़बरदस्ती सिखाया जा रहा है कि आप ड्राइंग करिए, तो जब किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप तत्पर नहीं होंगे, आपकी इच्छा नहीं होगी पढ़ने की, तो वो आप उसको सीख नहीं पाएंगे। तो तत्परता का नियम होता है, बच्चे में तत्परता होती है किसी चीज़ को सीखने की, वो एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी बच्चे में होती है कि हमको इस चीज़ को सीखना है। ठीक है, अभ्यास का नियम कि बच्चा एक चीज़ को कई बार करके उसे सीखता है। कार्य के परिणाम का नियम, तो जब कोई बच्चा सीख लेता है किसी चीज़ को और उसका जो परिणाम होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बच्चा जब पॉजिटिव परिणाम पाता है तो उसे लगता है कि हाँ, मैंने अच्छा काम किया है। बच्चा जब अच्छा काम करता है तो उसका सभी लोग प्रोत्साहन करते हैं, सभी लोग बच्चे की बड़ाई करते हैं। जैसे एक बच्चा छोटा है, क्लास में रहता है, स्वर उसे नहीं आ रहा है, एक हफ्ते में उसने याद करके स्वर को क्लास में बता दिया, तो सारे बच्चे क्लैपिंग करते हैं, तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है ना। तो कार्य के परिणाम का नियम का भी जो है भाषा पर प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके भाषा अधिगम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। मैं बहुत ही चुनिंदा चीज़ों को लेकर आई हूँ जो सीटेट से रिलेट करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब इसके आगे फ्रेंड्स भाषा शिक्षण की बात करी जाएगी, जो अगली वीडियो पार्ट 3 में मैं बनाऊंगी या पार्ट 2 में बनाऊंगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे और आप चीज़ों को देखकर अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।